नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद दीदी। फिर से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। राइजिंग टेम्परेचर। देखिए, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे मेंस की बात कर लीजिए, चाहे आपके नॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे आपकी बेसिक स्कूल लेवल एजुकेशन की बात कर लीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। दुनिया भर के जो टेम्परेचर्स हैं वो राइज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आपको पता है। तो इस चीज के बारे में क्या क्या बताऊंगा। राइजिंग टेम्परेचर्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अर्थ का ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या है, इंडिया का जो अभी हॉटेस्ट डिकेड गया है इसका आइडिया, इफेक्ट ऑन हिमालयास, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके चलते हिमालय पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और जब हिमालय पे इफेक्ट आएगा तो केवल इंडिया पे इफेक्ट नहीं रहेगा, इंडिया के साथ साथ म्यांमार, ऊपर चाइना, इस तरफ पाकिस्तान, सब पे इफेक्ट आएगा। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 क्या है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, और इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे मदद करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबर ही बन सकते हैं, वहां पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट्स जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को समझा रखा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ग्लोबल वार्मिंग आपको काम आएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंदर इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट के बारे में यहाँ बात होगी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या किया इंडिया में, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट क्या बनाए गए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन है क्या। एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, और लिख के अपना जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, हमको पता है। थर्मोमीटर रीडिंग्स भी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मियां बढ़ रही हैं तो थर्मोमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रीडिंग ऊपर जाएगी, चाहे फ़ारेनहाइट में जाए चाहे डिग्री सेल्सियस में जाए। और ये सब हो कब से रहा है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से हो रहा है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा हुआ, उन ग्रीन हाउस गैसेस ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते पूरे दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। एक टेम्परेचर एनालिसिस रिसेंटली कराई गई, साइंटिस्ट हैं नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के द्वारा। इसने ये बोला है 1880 से ऑलरेडी जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको आप फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग हुई है, लगभग 67% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग 1975 के बाद हुई है। 1975 के बाद यह देखा गया है कि हर 10 साल पे 0.15 से 0.20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। सो सिंस 1975 every 10 years the temperature has increased by 0.15 डिग्री सेल्सियस टू 0.20 डिग्री सेल्सियस। अब बात यह है कि आप बोलोगे 1 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा क्यों है। बहुत है दोस्तों, ग्लोबल चेंज में 1 डिग्री बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये 8 डिग्री वास्ट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है लैंड को भी, एटमॉस्फेयर को भी, ओशंस को भी। आप देखिए, पहले के समय पे आइस एज आई थी दोस्तों, ठीक है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की आप बात करो, हम लोग 2020 एडी में चल रहे हैं। हम लोगों को ठीक तरीके से ये भी नहीं पता है कि भाई जब ये एनो डोमिनी ईयर ऑफ लॉर्ड शुरू हुआ था 1 एडी या बीसी में, क्या हुआ था उसका बेसिक आइडिया है हमको। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, किसी ने एग्जैक्ट तरीके से उसको कोडिफाई नहीं कर पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। तो हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, वो 2000 साल में सिमटी हुई है, उससे ज्यादा हमको पता नहीं है। उससे पहले हजारों लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना पता है कि पहले आइस एज आई थी। तो अगर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो गया ग्लोबल टेम्परेचर, तो हम आइस एज में एंट्री मार जाएंगे। और अगर टेम्परेचर 5 डिग्री ड्रॉप हो गया, जो कि पहले हुआ है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट था वो आइस के अंदर धंस गया था। ये घटना है लगभग 20,000 साल पहले की। मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, कहने का मतलब यही है कि अर्थ के सरफेस के जो टेम्परेचर का वेरिएशन अगर ये चेंज हुआ तो भाई कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स निकल के यहां पे आ सकते हैं। अगर आप बात करो ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर की, तो ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1906 से लेकर 2005 के बीच में 0.6 टू 0.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.1 टू 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। मतलब कि ज्यादातर जो इंक्रीज है, देखिए 1906 से लेकर 2005 में इतना बढ़ा, ज्यादातर जो इंक्रीज है वो आखिरी 50 सालों में आई है। आखिरी 50 सालों में क्यों, कि भैया दुनिया भर में एमिशंस हो रहे हैं, लोग इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। एक और बात,
मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो भैया ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रोशनी सन से आती है लगभग 30% रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, इसको बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। तो भैया 30% ऑफ द इनकमिंग सनलाइट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाउड्स के द्वारा, आइस के द्वारा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं एल्बिडो इफेक्ट। अगर आपको पूरे वो वीडियोस देखनी है जो मैंने पहले ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे बना रखी है, आप एक काम करो, ग्लोबल वार्मिंग मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दो, आपको वो रेलिवेंट वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत कुछ आपको वहां पर पता चलेगा। तो लमसम 30% तो सीधे सीधे वापस चली गई। जो बची कुछ 70% है वो कुछ हद तक लैंड ने ऑब्जॉर्व की, कुछ हद तक ओशंस ने ऑब्जॉर्व करी। उस बची कुछ एनर्जी को लैंड और ओशन ने कुछ हद तक एब्जॉर्ब किया और कुछ हद तक रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद उस हीट ने हवा में जो माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हो मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं या फिर जो दूसरी गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनको गर्म करना शुरू किया। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस तैर रही हैं। CO2 है, मीथेन है, ठीक है ना। तो CO2 और मीथेन के जो पार्टिकल्स हैं और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे SF6 है, ओजोन है, बहुत है। इवन वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो जब धरती पे यानी हमारी जमीन पे गर्मी पड़ी सनलाइट की या समुद्र पे पड़ी, कुछ हद तक वो गर्मी रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को गर्म किया और फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना एक फायर प्रिक में, एक ब्रिक क्लीन, एक जो ईंटे की भट्टी होती है ना, ईंटे की भट्टी के अंदर अगर आप ईंटा डाल दो तो ईंटा गर्म हो जाएगा और उसके बाद भट्टी भले ही बुझ जाए, वो ईंटा इतना गर्म होगा कि गर्मी को इधर उधर रेडिएट करेगा। कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से सनलाइट आई, वो जमीन और पानी पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन सबके पार्टिकल को गर्म करना शुरू किया और वो पार्टिकल फिर हीट को रेडिएट करेंगे इधर उधर, और वो दिन में भी रेडिएट करेंगे और रात में भी करेंगे। रात में सनलाइट आनी बंद हो जाती है, लेकिन वो जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को हमेशा लेके आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमेशा लेके आते हैं, मतलब वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैर रहे हैं वो गर्मी को एब्जॉर्ब करके फिर उसी गर्मी को हर डायरेक्शन में रिलीव करना शुरू करेंगे, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक बात और बता दूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ बहुत ठंडा होता, लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता। आज की डेट में हम लोग 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े हैं, लेकिन अर्थ इस समय होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते हम लोग बचे हुए हैं, बट अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ क्यों रहा है? तो भैया फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बेधड़क जला रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SF6, इन सब चीजों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, ओजोन का लेवल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। और ये सब चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत तेजी से हो रही हैं। 1750 के लगभग इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तब से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो 38% बढ़ चुका है और मीथेन का लेवल 148% बढ़ चुका है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ग्लोबल वार्मिंग करता है मीथेन। मतलब जिस हद तक गर्मी को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने की बात है, तो जो रेट गर्म करने का एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का होगा, उससे 80 गुना रेट मीथेन के एक मॉलिक्यूल का होगा। तो मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आप ग्लोबल वार्मिंग मेरे नाम के साथ सर्च मार दो, आपको वैसे ही मिल जाएगा ये वीडियो। इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, परफ्लोरोकार्बन्स का, ओजोन का, इन सब का ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बता रखा है। मतलब ये किस हद तक, और इसको कंपेयर किससे किया है? CO2 से। CO2 को एक बेस माना गया है, जैसे कि मीथेन CO2 से 80 गुना ज्यादा गर्मी करती है, SF6 और ज्यादा खतरनाक होती है, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ये और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। आज की डेट में ये कंबाइंड इफेक्ट है इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस का कि हमको इतनी ज्यादा गर्मी नजर आ रही है। अच्छा, जब बात होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि पूरी की पूरी दुनिया ही गर्म हो रही है। कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां टेम्परेचर घट रहा होगा, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहां टेम्परेचर घट रहा होगा, कुछ जगह ऐसी होगी जहां टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा। ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये सिम निकल के आ रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली अपने हॉटेस्ट डिकेड को ऑब्जर्व किया है। अगर बात की जाए 2019 की, 350 लोग मर चुके हैं 2019 में टेम्परेचर के चलते। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत सारे और थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है। पावरफुल साइक्लोन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, हर जगह फ्लड्स आ रहे हैं, ब्लिस्टरिंग हीट, साइक्लोन्स भी अफेक्टेड है इस ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमिना के साथ।
2010 से लेके 2019 के बीच में अगर आप बात करो एवरेज ग्लोबल वार्मिंग इन द टाइम पीरियड ऑफ 1981 टू 2010, इसके रेट से अगर आप 2010 से लेके 2019 के रेट को कंपेयर करो तो भाई 0.36 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुई है। 0.36 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है, जो कि फ़ारेनहाइट में निकल के आता है 0.65 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डाटा किसने दिया है? ये डाटा दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और ये जो डाटा नापा गया है ये डेकेड्स में नापा गया है। तो 2010 से लेके 2019 एक डेकेड है, 1981 से 90 दूसरा डेकेड, 90 से 2000 दूसरा डेकेड, 2000 टू 2000 दूसरा डेकेड। तो इन डेकेड्स के एवरेज को निकालो और अब आप 2010 से लेके 2019 के डेकेड के एवरेज को निकालो तो 2010 से लेके 2019 में इसके एवरेज से 36 यानी 0.36 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। ओके, 2015 में इंडिया में, 2016 में बहुत सारी हीट वेव्स देखने को मिली। इंडिया में साइक्लोन अक्सर कर हिट कर रहे हैं, निसर्ग साइक्लोन और बहुत तरीके के साइक्लोन्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। 2019 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 7वां सबसे गर्म साल था। ओवरऑल 2019 में वेदर रिलेटेड इवेंट्स के चलते 1630 लोगों की जानें गई, जिसमें से 350 लोगों की जानें एक्सट्रीम हीट की वजह से गई। अब कहीं ना कहीं इंडिया में वेदर चेंजेस का जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है। इंडिया में 130 करोड़ की आबादी के लोग रहते हैं, तो ज्यादा अगर पानी बरस जाए, गर्मी ज्यादा पड़ जाए, साइक्लोन्स आ जाए, ठंडी ज्यादा पड़ जाए, इन सबसे लोगों की जाने जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन्नई की बात की जाए तो 2019 में चेन्नई में एक जबरदस्त ड्रॉट आया था, वाटर शॉर्टेजेस हो गई थी, जिससे काफी बवाल समझ गया था चेन्नई में। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न है ना, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ड्रॉट्स वेव्स, हीट वेव्स, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पानी की भी कमी हो रही है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। और इसका एक और विजिबल इंपैक्ट है जो कि पड़ता है हिमालयास पे। अगर हम अपने हिमालयन इलाके में पहुंच जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, भैया वहां पे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि 2100 आते आते, अगर हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में 2100 आते आते 22वीं शताब्दी तक एंट्री करते करते जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो 85% पिघल जाएंगे। और जो ग्लोबल वार्मिंग है हिमालयन इलाकों में वो 6.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगी। अब अगर आप देखो दोस्तों, जम्मू का इलाका, कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका, इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान में घुस जाओ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो इलाका है, जो इंडिया का है बट उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा रखा है, एलओसी के आसपास के इलाकों को देखो तो यहाँ पे 6 डिग्री से ज्यादा एनुअल टेम्परेचर, 6 डिग्री से ज्यादा इस सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर बढ़ने के आसार हैं, जो कि बाकी क्लाइमेट मॉडल से बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हिमालयन रीजन की बात करो तो हिमालयन रीजन में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, हिमालयन रीजन में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वहां कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं लगे जो धुआं छोड़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस एमिशंस बाहर के देशों में हो रहे हैं, इंडिया के दूसरे इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट में हो रहे हैं, उसका निगेटिव इफेक्ट हमारी हिमालयन टोपोग्राफी पे पड़ रहा है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये हमारे ग्लेशियर्स को पिघला देगा। ग्लेशियर्स को पिघला देगा तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, साथ साथ हमारी नदियों को जो ग्लेशियर्स पानी फीड करती हैं वो नदियां सूखना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट होगा, जो कि काफी खतरनाक होगा ह्यूमन लाइफ को झेलने में। और भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि भैया इन सब इलाकों में टूरिज्म घट जाएगा, तो जो इनकी पॉपुलेशन है वो जो ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। साथ साथ दोस्तों क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे फॉनल और फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, प्लांट पेस्ट अटैक्स बढ़ने लगेंगे, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगेगी। तो कुल मिला के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये तो हमको पता चल ही गया। तो ग्लोबल जो आप कह सकते हो फोरा है, जो ग्लोबल इंटरनेशनल फ्लोरा है, वो ये जानता है कि हमारे सामने जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ये बहुत रियल है। तो क्या किया जाए? तो भाई सीओपी 24 की बात करते हैं। सीओपी क्या है? सीओपी को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दिस इज बेसिकली द सुप्रीम बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसीसी की सुप्रीम बॉडी है ये सीओपी। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टू द पार्टीज ऑफ कन्वेंशन, यानी यूएनएफसीसीसी के जो भी पार्टीज हैं यूएनएफसीसीसी में, उसकी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है सीओपी। और ये सीओपी समय समय पे मिलती रहती है। तो भैया सीओपी 24 बोला गया तो 24th कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हर साल मिलती है और हर साल मिलके ये डिसीजन लेती है कि कैसे कन्वेंशन के बेसिक जो प्रेमाइसेस है इनको अचीव किया जाए। और चूंकि इस कन्वेंशन का नाम ही यूएनएफसीसीसी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका काम क्या है कि क्लाइमेट चेंज को रोको। अगर आप यूएनएफसीसीसी की बात करो
तो ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको 9 मई 1992 को अडॉप्ट किया गया। इस पे सिग्नेचर कब पड़ेंगे हैं? अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 3 से 14 जून 1992। ये फोर्स में कब आई? 21 मार्च 1994। क्या काम है? ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को कम करना है, एंथ्रोपोजेनिक सब्सटेंसेस का जो एमिशन हो रहा है इसको कम करना है। 196 पार्टी हैं जिसमें 196 स्टेट्स हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। ये सब पार्टियां किसकी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। उसके बाद बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट। अब यही जो पार्टीज हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पेरिस में मिली और वहां पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट 2015। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया इन सारी पार्टीज के द्वारा कि भैया 2100 तक जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने देंगे। तो अगर मान लीजिए x डिग्री टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो इसका हम x+2 डिग्री से ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं होने देंगे। मतलब अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था एवरेज प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे, तो 17 डिग्री क्रॉस नहीं होने देंगे। ये बोला पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज ने। अभी आप इतना बड़ा कमिटमेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसके लिए? तो यहां पे लेके आएगा इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसको बोला गया आईएनडीसी। हर कंट्री ने अपने अपने आईएनडीसी दिए पेरिस समिट में, और इंडिया ने भी अपने अपने आईएनडीसी दिए। इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के चलते इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने बताया कि हम अपने देश में क्या क्या करेंगे, ऐसे कौन कौन से मेजर्स लेके आएंगे जिससे हम अपने यहां पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। ये जो पेरिस एग्रीमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये पेरिस एग्रीमेंट आ रहा था। बट कहीं ना कहीं दोस्तों ये पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल जितना इफेक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स थे, बट पेरिस एग्रीमेंट में बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स नहीं थे। क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी, उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज को फोर्स कर दिया था कि हाँ भाई आप कम एमिशन करो, हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली आप एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज खुलेआम बोल रही हो कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल? इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज तो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हो, तो जब आप एमिशन कर रहे हो तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो ना। अब आप हर जगह तो हिस्ट्री पे लाके हमको रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते हो। तो इस तरीके से कह के अमीर कंट्रीज ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी के लिए ये जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015, इसके पास टीथ नहीं है, ग्लोबली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग टारगेट्स थे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की जाए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग मतलब ग्लोबल ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए मेजर्स लेके आना, इसको बोला जाता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ये पैसा लोकल लेवल से भी लाया जा सकता है, नेशनल लेवल से भी लाया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल से भी लाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए, चाहे आप पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, हर एग्रीमेंट में यह बोला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो कि हमेशा से इन एमिशंस को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज की मदद करेंगी। किसके तहत? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाना ये तो सबका कॉमन कंसर्न है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूके और यूएसए जैसी कंट्रीज तो बहुत पहले से आजाद हैं, उन्होंने बाकी कंट्रीज के ऊपर राज किया है, उनको कोलोनाइज किया है, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट को रोका है यूके, यूएस, फ्रांस जैसी कंपनीज ने। तो इन कंट्रीज को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कैसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभाओगे? आप अपनी इंडस्ट्री से बोलो एमिशन कम करें, और आप डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दो ताकि वो डेवलप कर सकें। तो ये हो गई डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंट्री ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, वो ज्यादा कमिटमेंट करें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज वो कम कमिटमेंट करें। और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली बात है, जो वेस्टर्न नेशंस है, यूरोपियन नेशंस, यूएस, इन सबके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये चाहे तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये भी बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को 2020 से हर साल $100 बिलियन देंगे। अभी लगता नहीं है कि कोरोना के बाद $100 बिलियन में से $20 बिलियन भी देने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी अमीर कंट्रीज हैं वो खुद ही सफर कर रही हैं। और कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट वाला मैकेनिज्म भी बेकार हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन क्रेडिट थे। कार्बन क्रेडिट मतलब कि अमीर कंट्रियों को बोला गया है कि आप एमिशन कम करो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बोला गया कि चलो थोड़ा आप एमिशन ज्यादा कर सकते हो। अभी जो डेवलपिंग कंट्री है अगर वो कम एमिशन करती है तो उसके पास वो कार्बन क्रेडिट रहेगा। वो कार्बन क्रेडिट खरीद के डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश में इंडस्ट्रियल एमिशन ज्यादा करती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस या यूके जैसी कंट्री अपने देश में ज्यादा इंडस्ट्रियल एमिशन कर रही है, तो उसके बदले वो डेवलप्ड कंट्री से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है, और उस कार्बन क्रेडिट के बदले में
वो पैसा देगी डेवलपिंग कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करेगा और क्लाइमेट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा। ये जो कार्बन क्रेडिट की मेथोडोलॉजी थी, ये बड़ा ही इनोवेटिव मैकेनिज्म था क्योटो प्रोटोकॉल का। लेकिन अब चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग है नहीं, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और जो पेरिस एग्रीमेंट आया है, इसमें कोई भी कंट्री बाइंडिंग चीजें अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है। तो कुल मिला के ये जो अनयूज्ड कार्बन क्रेडिट्स हैं, यानी कि वो कार्बन क्रेडिट्स जो इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्री डेवलप्ड कंट्री को बेच के अपनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, अच्छे ग्रीन हाउस प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए पैसा ले सकते थे, वो पैसा आने वाला है नहीं। क्योंकि अब यूएस और यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज सीधे पल्ला झाड़ रही है कि भैया सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप एमिशन कर रहे हो खुद निपटो। तो यहां पे अब बात यह आती है दोस्तों कि इंडिया एक्चुअली में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इंडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ये जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ इज इंडिया कंट्रीब्यूटिंग इन दिस होल ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हटाने के लिए इंडिया क्या क्या स्टेप्स कर रहा है, इसके बारे में बात हो जाएगी। तो इसमें इंडिया ने रेन्यूएबल एनर्जी फील्ड में क्या किया, सस्टेनेबल मोबिलिटी में क्या किया, वाटर प्रिजर्वेशन में क्या किया है, रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए क्या किया है, लो कार्बन पाथवेज में क्या किया है, ट्रांजिशन को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या है, और फाइनली कंक्लूजन। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।